नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे डाइव करेंगे अर्बन लोकल बॉडीज यानी हमारे शहरी स्थानीय निकायों की ग्राउंड रियलिटी में एकदम एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इस पूरे सिस्टम को 3F के लेंस से देखने वाले हैं, फंक्शंस, फाइनेंसेस और फंक्शनरीज। तो शुरू करें। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। पहले हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, फिर उन 3 मेजर डेफिसिट्स पर आएंगे, फंक्शनल डेफिसिट, फाइनेंशियल क्राइसिस और फंक्शनरी शॉर्टेज। उसके बाद रिफॉर्म रोड मैप पर चर्चा होगी और एंड में होगा एक क्विक यूपीएससी नॉलेज चेक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की। आखिर इस पूरे सिस्टम की कानूनी नींव और हायरार्की क्या है। अब देखिए, पूरे देश में एक जैसा म्युनिसिपल सिस्टम नहीं चलता। आबादी और जरूरत के हिसाब से 8 अलग अलग तरह के लोकल बॉडीज होते हैं। जैसे बड़े शहर यानी 1 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले, वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। छोटे शहरों के लिए म्युनिसिपैलिटी, जो गांव अभी शहर बन रहे हैं उनके लिए टाउन पंचायत होती है। और कुछ स्पेशल एरियाज भी होते हैं, जैसे मिलिट्री जोन्स के लिए कैंटनमेंट बोर्ड्स या इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स। ये पूरी हायरार्की समझना खासकर एक प्रशासक के नजरिए से बहुत जरूरी है। लेकिन इस सब का टर्निंग पॉइंट था 1992 का 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट ने लिटरली गेम चेंज कर दिया था। इसने लोकल बॉडीज को फॉर्मल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह रिकॉग्नाइज किया और संविधान में 12th शेड्यूल जोड़कर उन्हें 18 स्पेसिफिक फंक्शंस दे दिए। बेसिक आइडिया क्या था? डेमोक्रेटिक पावर का सही मायने में डिसेंट्रलाइजेशन, यानी शक्ति सीधे जमीनी स्तर पर आम लोगों के हाथ में पहुंचे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 18 फंक्शन संविधान ने दिए हैं ना, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs के साथ परफेक्टली अलाइन करते हैं। चाहे गरीबी हटाना हो, साफ पानी हो या सस्टेनेबल सिटीज बनाना। मतलब अगर हमारी लोकल गवर्नेंस ठीक से काम करे तो उसका असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों पर पड़ता है। लेकिन पेपर पर जो दिखता है, ग्राउंड रियलिटी उससे काफी अलग होती है। यहां आता है हमारा पहला मेजर इशू, द फंक्शनल डेफिसिट, स्वायत्तता बनाम नियंत्रण। संविधान ने पावर्स तो दे दी, बट फ्रैंकली प्रशासनिक रुकावटें बहुत बड़ी हैं। सबसे पहली बात, लोकल लेवल पर अलग अलग एजेंसीज के बीच कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी पावर खोने के डर से पावर्स डिवॉल्व ही नहीं करती। और सबसे बड़ा हेडेक है पारास्टैटल एजेंसीज, जैसे स्टेट के वाटर बोर्ड्स या ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस। ये एजेंसीज एसेंशियली लोकल बॉडीज की ऑटोनॉमी को हाईजैक कर लेती हैं और सर्विस डिलीवरी को उलझा देती हैं। एक और शॉकिंग फैक्ट बताऊं, देश के 9 राज्यों में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती या कंप्लीटली नॉन फंक्शनल हैं। और लीडरशिप में पावर स्ट्रगल अलग ही लेवल पर है। एक तरफ है चुने हुए मेयर्स, जो प्रैक्टिकली बस एक सेरेमोनियल हेड बनकर रह गए हैं। उनके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर ना के बराबर होती है। और दूसरी तरफ है स्टेट के अपॉइंट किए हुए म्युनिसिपल कमिश्नर्स। ये ब्यूरोक्रेट्स इन कैश रिच कॉर्पोरेशंस का पूरा प्रशासनिक कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। सोचिए, जब टकराव इस लेवल का हो तो आम जनता तक बेहतर सुविधाएं कैसे पहुंचेंगी। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, द फाइनेंशियल क्राइसिस। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम की सबसे बड़ी जरूरत भी है और सबसे बड़ा फेलियर पॉइंट भी। ये नंबर देखिए जरा, 42%। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। CAG के डेटा के हिसाब से राज्यों के अर्बन लोकल बॉडीज के पास आने वाले रिसोर्सेज और उनके एक्सपेंडिचर के बीच 42% का मैसिव गैप है। बिना पैसों के कोई भी बॉडी प्रैक्टिकली काम कैसे करेगी? और इस बात का सबूत आपको यहां मिलेगा। अगर हम खुद के जनरेट किए गए रेवेन्यू को देखें, यानी म्युनिसिपल ओन सोर्स रेवेन्यू, तो भारत का आंकड़ा बेहद निराशाजनक है, सिर्फ 0.6%। अपने ग्लोबल पीयर्स को देख लीजिए, साउथ अफ्रीका 6% पर है, ब्राजील 7.5% पर है। जमीन आसमान का फर्क है। हम पूरी तरह से बस एक्सटर्नल ग्रांट्स पर निर्भर हैं। और रही सही कसर GST आने के बाद पूरी हो गई। GST ढांचे में सेल्स टैक्स और ऑक्ट्रॉय जैसे जो मोस्ट प्रॉफिटेबल लोकल रेवेन्यूज थे, वो सब सबस्यूम हो गए। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, सिर्फ ऑक्ट्रॉय हटने से मुंबई की MCGM को करीब 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो उनके टोटल रेवेन्यू का 35% था। अब हालात ये है कि लोकल बॉडीज को ग्रांट्स के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और जो नए सेंट्रल सेसेस लगते हैं, उनका पैसा लोकल लेवल तक तो डिवॉल्व ही नहीं होता। कुछ उम्मीद अभी भी बाकी है। देश में ऐसी केस स्टडीज हैं जहां सिटीज ने इनोवेटिवली आर्थिक मोर्चे पर वापसी की है। जैसे बैंगलोर ने एक कटिंग एज GIS बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम लागू किया ताकि वो प्रॉपर्टी टैक्स से आमदनी बढ़ा सके। और इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तो बेहद नया कदम उठाया, लोकल सोलर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स इशू करके 244 करोड़ रुपए रेज कर लिए। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि आर्थिक समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। चलिए, फंक्शंस और फाइनेंसेस के बाद अब बात करते हैं तीसरे F की, फंक्शनरीज, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज और ग्राउंड पर आने वाली प्रैक्टिकल समस्याएं। ये आंकड़ा सीधे तौर पर बताता है कि बेसिक सर्विसेज इतनी खस्ता हालत में क्यों हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में आज भी लगभग 35% पोजीशंस खाली पड़ी हैं। जब फॉर्म भरकर लोग ही नहीं रखे जाएंगे, काम करने वाले ही नहीं होंगे, तो म्युनिसिपैलिटी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा ना। इसके अलावा एक बहुत सीरियस पॉलिटिकल इशू भी है, क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। स्टेट गवर्नमेंट्स अक्सर क्या करती हैं, चुनी हुई काउंसिल्स को टाइम से पहले ही डिसॉल्व कर देती हैं। बेंगलुरु का BBMP ही देख लीजिए, 2020 के लेट से बिना किसी इलेक्टेड बॉडी के फंक्शन कर रहा है। और जहां चुनाव होते हैं वहां कॉर्पोरेटर पति सिंड्रोम एक बड़ी बीमारी है। ये प्रॉक्सी सिस्टम महिलाओं के लिए बनाई गई रिजर्वेशन पॉलिसी का लिटरली मजाक बना देता है। ऊपर से स्पेशलाइज्ड अर्बन प्लानर्स की कमी तो है ही। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। आखिर रोड मैप क्या है? 6th एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन और नीति आयोग ने इस सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या हाई यील्ड रिफॉर्म्स प्रस्तावित किए हैं? लेट्स डाइव इनटू दैट। करंट ब्रोकन फ्रेमवर्क और प्रपोज्ड रिफॉर्म्स का ये टेबल एकदम क्लियर कंपैरिजन देता है। आज की फ्रैगमेंटेड प्लानिंग की जगह अब हमें मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज चाहिए। ट्रांसपोर्ट सर्विस को ठीक करने के लिए एक यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का होना जरूरी है। स्टेट फंड्स पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए एक नेशनल अर्बन डेवलपमेंट फंड प्रस्तावित किया गया है। वीक अकाउंटेबिलिटी ठीक करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑम्बड्समैन चाहिए। और सबसे बड़ा बदलाव, टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग को हटाकर एम्पावर्ड वार्ड कमिटीज के जरिए पार्टिसिपेटरी बजटिंग लाना। अगर हम 6 ARC के स्ट्रक्चरल प्रपोजल्स को समझें तो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड किया है कि हर लेवल पर फंक्शंस का क्लियर डिलिनिएशन होना ही चाहिए। वार्ड कमिटीज को रियल पावर और सीधे फंड ट्रांसफर्स मिलने चाहिए। मेगा सिटीज में यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बने और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेपरेट ऑडिट कमिटीज बनाई जाएं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया उन्होंने दिया कि एक्सक्लूसिवली कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड करने के लिए हम आइडल लैंड बैंक्स का फायदा उठा सकते हैं। वहीं नीति आयोग का रोड मैप थोड़ा अलग और कॉम्प्लीमेंट्री है। उनका फोकस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर, खासकर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन सिस्टम्स को अपग्रेड करने पर। उन्होंने जोर दिया है कि स्टेट फाइनेंस कमीशंस टाइम पर बनने चाहिए,
साथ ही लोकल ऑफिशियल्स के लिए मजबूत कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स लाना और सिविल सोसाइटी या एनजीओस के माध्यम से लोगों की भागीदारी बढ़ाना, ये आधुनिक गवर्नेंस के बहुत क्रूशियल हिस्से हैं। ऑलराइट, थ्योरी और डेटा बहुत हो गया। अब इस रिव्यू को एक एक्चुअल एग्जाम फॉर्मेट में अप्लाई करते हैं। टाइम फॉर अ क्विक यूपीएससी नॉलेज चेक। इस 2013 के मेंस क्वेश्चन को एज अ स्ट्रैटेजी टिप देखिए। इसमें पूछा गया है कि 13th फाइनेंस कमीशन की ऐसी कौन सी रिकमेंडेशंस थी जो लोकल फाइनेंसेस को मजबूत करने के लिए प्रीवियस कमीशन से अलग थी। अब सोचिए, अगर आप इस आंसर में 42% डेफिसिट, 0.6% ओन सोर्स रेवेन्यू, मुंबई का ऑक्ट्रॉय लॉस या इंदौर के ग्रीन बॉन्ड्स जैसे हार्ड डेटा और एग्जांपल्स को इफेक्टिवली वीव करेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली कितना एनालिटिकल और हाई स्कोरिंग बन जाएगा। और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पर आधारित है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सबसे बेहतर किस रूप में समझाया जा सकता है? जैसा कि हमने शुरू में 74th अमेंडमेंट के टाइम डिस्कस किया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शंस 1 और 3, यानी पीपल्स पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। यही तो इन संस्थाओं का अल्टीमेट गोल और कोर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है। इसे रैप अप करते हुए मैं सीएजी का ये एक बेहद पावरफुल थॉट शेयर करना चाहता हूं। आर्थिक, पर्यावरणीय और लोकतांत्रिक रूप से जीवंत शहर बनाने के लिए मजबूत कानून, नीतियां और संस्थागत ढांचे बेहद अहम है। ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है। जब तक हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर्ड नहीं होंगी, क्या भारत की सच्ची विकास कथा अपनी असली मंजिल तक पहुंच सकती है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।